आज से 4500 साल पहले इजिप्ट के सेंटर कायरो से 13 किलोमीटर साउथ वेस्ट में उस वक्त के फ़ारो खुफू ने एक पिरामिड बनवाया, जिसे आज हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पिरामिड बना कैसे, खास तौर पर उस वक्त जब ना तो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई हैवी मशीनरी थी और ना ही कोई सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट था। आइए समझते हैं दुनिया के सबसे पुराने वंडर की कहानी इस वीडियो में। ये पिरामिड शुरू में 146 मीटर ऊंचा था, लेकिन आज कई सदियों बाद वेदरिंग की वजह से इसकी हाइट सिर्फ 138 मीटर रह गई है। इसको बनाने के लिए 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं और ऑन एवरेज एक स्टोन ब्लॉक का वजन 2.5 मैट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया है। यानी पिरामिड का टोटल वजन 60 लाख टन है, जो बुर्ज खलीफा से 12 गुना ज्यादा है। गीजा में 3 बड़े पिरामिड्स हैं। पहला द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। यह पिरामिड एंशिएंट इजिप्ट की 4th डायनेस्टी में फ़ारो खुफू ने बनवाया था। इसके साथ है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और इसी लाइन में तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकौरे। इन पिरामिड्स के साथ एक और स्ट्रक्चर भी है, जिसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं, जिसकी बॉडी शेर जैसी और सर फ़ारो जैसा है। कहा जाता है कि ये भी खाफरे के दौर में बनाया गया था। लेकिन आखिर ये पिरामिड्स बनाए क्यों गए थे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपका ये समझना जरूरी है कि जूं हम हिस्ट्री में पीछे जाते रहते हैं, वैसे वैसे फैक्ट्स का वेरीफाई करना मुश्किल होता जाता है और कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं रहती। इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अपनी थ्योरीज पेश करते हैं बेस्ड ऑन द एविडेंस जो उनको उस साइट से मिले होते हैं। आपकी और मेरे लिए बेटर अप्रोच ये है कि जो थ्योरी हमें साइंटिफिकली ठीक लगे, हम उस पर यकीन करें। अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। सवाल ये था कि आखिर ये पिरामिड्स बनाए क्यों गए। इसके लिए जो थ्योरीज पेश की गई, उनमें से सबसे पहली थ्योरी ये है कि ये पिरामिड्स मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। एंशिएंट इजिप्ट में फेरोज इस बात पर यकीन रखते थे कि ये लाइफ टेम्परेरी है और इसके बाद एक आफ्टर लाइफ है जो इटरनल है। ये पिरामिड्स उन्होंने मकबरे के तौर पर बनवाए थे और इनमें चैम्बर्स भी रखे थे, जिनमें सोना, जेवरात और हर तरह का सामान जो उनके मुताबिक उनको आफ्टर लाइफ में काम आना था, वो रखा गया था। आपने मूवीज में देखा होगा कि बड़े बड़े पिरामिड्स में ममीज होती हैं और उन्हीं के साथ खजाना भी होता है। वो सारी मूवीज इसी आइडिया पर बेस्ड हैं। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि फेरोज ने नेशन को यूनिफाई करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए ये पिरामिड्स बनवाए थे। हजारों लोगों की फोर्स, जिसमें पेड वर्कर्स भी थे, एग्रीकल्चरल वर्कर्स भी थे और डिफरेंट सेक्शंस के लोग भी थे, उन सब के लिए ये एक नेशनल प्रोजेक्ट की तरह था जिसे वो परस्यू कर रहे थे। इसके अलावा कुछ बेबुनियाद थ्योरीज भी हैं जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। जैसे कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एंशिएंट इजिप्ट इलेक्ट्रिसिटी बना चुके थे और ये पिरामिड्स असल में पावर प्लांट्स थे। एक दूसरी थ्योरी तो ये कहती है कि ये पिरामिड्स एलियंस ने बनाए थे। एंशिएंट इजिप्ट के लिए ऐसा मॉन्यूमेंट बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इन थ्योरीज की कोई बेस नहीं है, इसीलिए ऐसी थ्योरीज को पॉप कल्चर थ्योरीज कहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि हजारों साल पहले बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, बगैर किसी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट के आखिर ये पिरामिड्स बनाए कैसे गए थे। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब भी एंशिएंट टाइम्स में किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी, तो उस वक्त राजा गरीब लोगों पर जुल्म करके उनसे काम करवा रहा होता था। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट ये पिरामिड्स बनाने के लिए हट्टे कट्टे और स्किल्ड लोग इस्तेमाल किए गए थे जो आसपास के गांव और बस्तियों में आबाद थे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये पिरामिड्स बड़े बड़े और वजनी पत्थरों से मिलाकर बनाए गए थे। ऐसे में एंशिएंट इजिप्ट को 2 चैलेंजेस का सामना था। पहला ये कि पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए और दूसरा ये कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कैसे किया जाए। स्टोन ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने 2 तरीके इस्तेमाल किए थे। पहला तरीका था रिवर नाइल के थ्रू। पिरामिड्स बनाने के लिए जितने भी ग्रेनाइट ब्लॉक्स थे, वो रिवर नाइल के ईस्टर्न बैंक पर मौजूद असवान सिटी से आए थे, तो उनको गीजा तक लाने के लिए रिवर नाइल को यूज किया गया था। अब वो गीजा तक तो आ गए थे, लेकिन अभी भी उन्हें जमीन पर मूव करके पिरामिड पॉइंट तक लेकर आना था और इसके लिए उनको दूसरा तरीका काम आया। वो ये था कि पत्थरों को बड़े बड़े वुडन स्लेजेस पर रख दिया जाता था, जिनको वर्कर्स रस्सी की मदद से खींचते थे। पत्थरों के वजन की वजह से वुडन स्लेज और जमीन के दरमियान बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होती थी, जिसे कम करने के लिए उस वुडन स्लेज के आगे पानी या क्ले या मोटर यानी गारे का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वुडन स्लेज को ड्रैग किया जा सके। इस बात का सबूत हम इस पुरानी तस्वीर से देख सकते हैं। अब बारी थी स्टोन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखने की। इसके लिए भी 2 मेन थ्योरीज हैं। नंबर 1 ये कि एंशिएंट इजिप्ट्स ने रैंप्स का एक सिस्टम यूज किया होगा।
यानी वो एक रैंप बनाते होंगे, फिर उस रैंप पर लकड़ियों का रोलर बनाकर ब्लॉक्स को ऊपर लेके जाते होंगे। जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रैंप की लेंथ भी बढ़ती जाएगी ताकि ब्लॉक्स को मूव करना आसान रहे। दूसरी थ्योरी ये है कि उन्होंने लकड़ियों की मदद से एक लीवर जैसा सिस्टम बनाया होगा, जिसमें एक तरफ वो पत्थर बांधते होंगे और दूसरी तरफ वर्कर्स उस लकड़ी पर जोर लगाकर उसको नीचे पुश करते होंगे ताकि पत्थर को ऊपर लिफ्ट किया जा सके, जिस तरह एक सी सॉ में होता है। इसके अलावा कुछ और थ्योरीज भी हैं, जैसे इनर स्पाइरल रैंप, यानी उन्होंने पिरामिड के अंदर एक रैंप बनाया होगा स्पाइरल शेप में, जिस पर वो पत्थरों को ड्रैग करते होंगे। लेकिन एज आई सेड, ये सब थ्योरीज हैं और इनमें से कुछ भी प्रूवन फैक्ट नहीं है और ना ही हो सकता है। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ग्रेफाइट, लाइम और जिप्सम मोर्टर यानी जिप्सम का गारा यूज किया गया था। ऑल्दो आज के दिन पिरामिड्स के ऊपर मौजूद लाइमस्टोन की लेयर वेदरिंग की वजह से खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी पिरामिड ऑफ खाफरे की टिप पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है। ये लाइमस्टोन की लेयर पिरामिड को सूरज की रोशनी में एकदम वाइट और चमकीला कर देती थी। इस पिरामिड के बारे में कुछ और यूनिक बातें भी हैं, जैसे इस पिरामिड के चारों एजेस चारों डायरेक्शंस में कंप्लीटली अलाइंड है। हालांकि ये पिरामिड्स उस वक्त बनाए गए हैं जिस वक्त कंपास का नामो निशान भी नहीं था। दूसरी यूनिक बात यह है कि ये तीनों पिरामिड्स ओरियन कंस्टलेशन के साथ कंप्लीटली अलाइंड हैं। ऑल्दो आज की डेट में ये अलाइनमेंट बदल चुकी है, शायद इसलिए कि इतने सालों में ओरियन कॉन्स्टलेशन के स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। एक और हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि ऑल्दो ये पिरामिड फेरो खुफरो के लिए एज अ टॉम्ब बनाया गया था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक ना तो फेरो खुफरो की मम्मी मिली और ना ही वो खजाना मिला जो उसके साथ बरियल चैम्बर्स में दफनाया गया था। कहा जाता है कि कोई शायद इनकी एक्सप्लोरेशन से पहले ही वो सारा सोना लेके जा चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के 7 वंडर्स में से सबसे बड़े और सबसे पुराने वंडर, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।